तो गाइस, तो आज हम देखेंगे सीटेट 2024 15 दिसंबर पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आइए इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नंबर 6 इज यूज्ड इन कार्डिनल सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नंबर 6 है, द नंबर 6 इज यूज इन कार्डिनल सेंस की मतलब कार्डिनल सेंस में नंबर 6 किस स्टेटमेंट में यूज हुआ है। ठीक है, तो कार्डिनल का मतलब जान लेते हैं। कार्डिनल कार्डिनल का यूज किया जाता है काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। मतलब किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको बोला जाता है कार्डिनल। अगर कोई सेट है उसमें मान लीजिए उसमें 6 एलिमेंट हैं तो उस सेट की कार्डिनलिटी होगी 6। मतलब कार्डिनल मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, तो कार्डिनलिटी का इस्तेमाल कब किया जाता है? काउंटिंग में, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उनको काउंट करने के लिए कार्डिनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। 6 इज द प्रीसीजर ऑफ 7। तो इसमें काउंटिंग की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि सी वाज सी वॉज सिटिंग इन द 6th रो ऑफ द ऑडिटोरियम। तो इसमें भी काउंटिंग की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है देयर आर 6 एलिमेंट इन अ सेट। यस, काउंटिंग की बात की जा रही है। बोला है कि सेट में 6 एलिमेंट हैं, तो ये काउंटिंग की बात कर रहा है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन कार्डिनल सेंस। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन दूसरा। ये बोल रहा है कि इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 392 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एलसीएम ऑफ दिस नंबर। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अगर m एंड n कोई नंबर है तो इसका जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम ऑफ m कॉमा n इंटू इनका जो एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ ऑफ m कॉमा n, ये इक्वल टू होता है इनके प्रोडक्ट के बराबर। ठीक, और यही प्रॉपर्टी ये इंप्लाई कर देता है कि एलसीएम ऑफ m कॉमा n ऑलवेज ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ ऑफ m कॉमा n। मीन्स कि किसी भी दो नंबर m और n का अगर एलसीएम निकालेंगे तो उसका जो एचसीएफ होगा एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसका मतलब इसका अगर सपोज डेट m और n कोई नंबर है और उनका एलसीएम दिया है 392, तो इसका मतलब इनका m और n का जो भी एचसीएफ होगा वो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो आइए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 28, तो 392 बाई 28 करें। बट यहाँ पे ध्यान दें कि पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता है वो ऑप्शन लेंगे जो नहीं डिवाइड करे। जो डिवाइड करेगा वो तो हो सकता है। तो इसको देखते हैं। अगर 392 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे ये 92 9 बार में जाएगा और ये 6 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 और ये 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 98/7, और ये 14 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये तो इसका एचसीएफ हो सकता है। ऐसे ही 42 के लिए देखते हैं। 42 के लिए 392 डिवाइड बाई 42। अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 196 और ये हो गया 21। अब ये देखते हैं 2 से 21 नहीं होगा, 3 से ये नहीं होगा, फिर 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से ये दोनों हो जाएगा। तो ये हो गया 7 से 3 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 7, ये 2 बार में, ये 56, तो ये 28। इम्प्लाई दैट ये 28/3 और ये हो जाएगा 9.33। इसका मतलब ये 42 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ होता तो ये 392 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता। इम्प्लाइज दैट दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 42 इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन क्या है, हमें इस एक्सप्रेशन के लिए 5x माइनस 3y 6x प्लस 5y माइनस 3x प्लस 7y 4x माइनस 5y, इस एक्सप्रेशन में x y का कोफिशिएंट निकालना है। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दे पहले, फिर इन दोनों को, फिर एक्स वाई का कोफिशिएंट एक साथ ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराने के बाद 5 इंटू 6 30 एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस 25 XY, उसके बाद ये इसमें फिर इसमें, ये हो जाएगा -18 XY
माइनस 15 y², ये माइनस, ये मल्टीप्लाई कराने के बाद 12x² प्लस माइनस 15xy प्लस 28xy माइनस 35y²। अब हमें एक्स वाई का कोफिशिएंट चाहिए, तो बस एक्स वाई वाले कोफिशिएंट को एक साथ सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25xy माइनस 18xy, तो ये हो जाएगा 7xy। ये दोनों सॉल्व करके 7xy माइनस, इसमें क्या बचेगा, एक्स वाई वाले कोफिशिएंट क्या है, -15xy प्लस 28xy। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -13xy। ठीक है, ये प्लस में रहेगा, 28xy में से -15xy माइनस होगा, तो ये प्लस में रहेगा, और आगे माइनस है तो माइनस। तो ये हो जाएगा 7xy में, ये हो जाएगा -6xy। इंप्लाइज दैट एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आ गया, -6। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का एक्स वाई का कोफिशिएंट -6 होगा, तो पहला आंसर सही है, -6 इज दैट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री, इफ द स्मॉलर एंगल इज वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y प्लस 50 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में पहले दिया है उनका डिफरेंस जो है वो 40 डिग्री है। इसका मतलब x डिग्री माइनस वाई डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये इक्वेशन 1 है और इसको 2 माना जाए, तो पहले में से दूसरे को अगर माइनस किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, पहला और दूसरा 1 + 2 दोनों को प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 2x डिग्री, और इससे ये कैंसिल, ये ऐड हो जाएगा, तो 9 4 ये हो जाएगा 130 डिग्री। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एक एंगल 65 आ गया, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 25 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि 65 + 25 ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये बोल रहा है कि y इज द स्मॉल, इसका मतलब y ये है। ठीक, अब बोला है तो 2y + 15 की वैल्यू बताओ, तो 2 × y के 25 डिग्री प्लस 15, ये हो जाएगा 15 डिग्री प्लस 15, ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो इसका मतलब 2y + 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। फोर्थ इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर ये ट्रायंगल है तो ए बी सी सपोज एट साइड है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है किसी भी दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। ए प्लस बी करेंगे तो ये सी से बड़ा आएगा, ए प्लस सी करेंगे तो ये बी से बड़ा आ जाएगा, बी प्लस सी कर देंगे तो ये ए से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो हमारे पास दो दो साइड दिए हैं, एक है 90 और एक है 15। तो इसको सपोज ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ए प्लस बी हमेशा सी से बड़ा होना चाहिए। तो अगर इसको 19 + 15 करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये 4, ये हो जाएगा 1 1 2 3। ठीक है, तो अब ये चीज बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। तो अगर अगर ये ऑप्शन में अगर ये 34 ले लिया, अगर सी ले लिया, सी इज इक्वल टू सपोज दैट 34 ले लिया, तो ये ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए। ये 90 है, ये 15 है, और ये अगर 34 ले लिया, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, ए प्लस बी 34 और सी भी 34 ले लिया, तो इसका मतलब ये इक्वल आ गए। बट इक्वेशन में ये बड़ा होना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम बड़ा होना चाहिए। तो अगर सी इक्वल टू 34 ले लिया तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन होल्ड नहीं करेगा। अब देख लेते हैं, अगर सपोज डेट 3 ले लिया, अगर 3 ले लिया तो हमें पता है ए इज इक्वल टू 90 लिया है, बी इज इक्वल टू 15 और सी इज इक्वल टू 3 ले लिया। तो यहाँ से पता है कि ए प्लस सी हमेशा बी से, ए बी प्लस सी हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए। तो बी यहाँ पे 15 है और सी 3, तो ये 18 हो गया। बट ये तो ए से छोटा आ गया, ए इज 19, इसका मतलब 3 भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 इज
इनकरेक्ट। अब देख लेते हैं 4 लेके। अगर a इज इक्वल टू 19 है, b इज इक्वल टू 15, c इज इक्वल टू अगर 4 ले लिया तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि b प्लस c हमेशा a से बड़ा होगा। ठीक है, तो b क्या हो गया 15 और c हो गया 4, ये हो गया 90, बट a इज इक्वल टू क्या है 90। ये तो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए की बचा 33, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ साइड्स 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, 45 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ओके। देन वी हैव गिवन अ ट्रायंगल ऑफ साइड 24, 45 एंड 51। तो हमें पता है कि जब भी साइड्स दिए होते हैं तो उस केस में जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, वो होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना है 24 प्लस 45 प्लस 51 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 120 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 60। इसका मतलब एस जो आ गया वो 60 आ गया। अब देख लेते हैं इसका एरिया क्या होगा। तो इम्प्लाई दैट एरिया क्या होगा एस 60 इंटू 60 माइनस ए 24, फिर 60 माइनस 45, फिर 60 माइनस 51 अंडर रूट में, ये इक्वल टू हो जाएगा 60, ये ये हो जाएगा 60, 24, 36, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9। अब इसमें से जो अंडर सॉल्व जो स्क्वायर रूट होगा वो बाहर आ जाएगा, तो ये 36 बाहर आएगा 6, 9 बाहर आएगा 3 इंटू ये 60 को लिख सकते हैं 20 इंटू 3 एंड 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो ये 3 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 3। अंदर क्या बचा 20 इंटू 5, ये हो गया 100, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, और ये हो गया 100, तो 100 बाहर आएगा तो 10, ये हो गया 540, इसका एरिया हो गया 540। ठीक है, तो जब इसका एरिया पता चल गया और हमें रेक्टेंगल का एरिया तो रेक्टेंगल का एरिया बीसी के बराबर दिया हुआ है और उसका लेंथ भी दिया है 45 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल कोई होता है तो उसका एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ दिया है 45, विड्थ एक्स मान लो, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, तो ये हो जाएगा 540 इज इक्वल टू लेंथ 45 इंटू एक्स। तो ये इधर जाएगा तो सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो पूछ रहा है देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये बाहर का सारा ये मेजरमेंट। ठीक है, तो ये पेरीमीटर क्या होगा, ये ये एक्स, ये एक्स, तो ये हो जाएगा, और ये 45, ये 45, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 45 प्लस 45। तो एक्स की वैल्यू क्या है 12, तो ये हो जाएगा 24 प्लस ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 114। इसका मतलब जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर होगा 114। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑब्जर्वेशन है 42, 48, एक्स प्लस 15, एक्स प्लस 17, एक्स प्लस 20, 58 एंड 60। तो इज 53 द मीडियन ऑफ डेटा इज। ठीक है, तो हम पहले मीन दिया है तो मीन से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पता है कि मीन मीन ऑफ दिस डेटा, मीन क्या होता है समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन होता है। तो मीन का डेफिनेशन होता है मीन इज इक्वल टू, अगर x1 x2 ऑब्जर्वेशन है तो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn और डिवाइडेड बाई n। ठीक, तो हमें मीन कितना दिया हुआ है 53, 53, और x1 की वैल्यू क्या दी है 42 प्लस 48 प्लस x प्लस 15 प्लस x प्लस 17 प्लस x प्लस 20 प्लस 58 प्लस 60, और पूरे का डिवाइड बाई कितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये इम्प्लाइज दैट
ये हो जाएगा 53 इंटू 7, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 48 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 58, और x को एक तरफ, x 2x 3x प्लस ये और 60 भी बचा है, प्लस 3x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, सॉल्व करने पे x की ये आ जाएगा 371, तो ये टोटल ऐड करने पे आएगा 260, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -260 इक्वल टू 3x, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 111 इक्वल टू 3x, तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 37। अब x 37 आ गया, तो हमें पता है कि जब भी मीडियन निकालना होता है तो नंबर ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशन अगर होते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन फॉर्मूला होता है n बाई n प्लस 1/2x टर्म, ये होता है मीडियन। ठीक है, तो हम पहले x की वैल्यू पुट करके सारी टर्म निकाल लेते हैं, तो अगर x की वैल्यू 37 पुट करेंगे तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा 42, और ये हो जाएगा 48, तो फिर क्या है x प्लस 15, तो ये हो जाएगा 37, 37 प्लस 15 ये हो जाएगा 52, और ये हो जाएगा x प्लस 17, तो ये हो जाएगा 37 प्लस 17 ये हो जाएगा 54, उसके बाद है x प्लस 20, तो ये 37, 37 प्लस 20 ये हो जाएगा 57, और फिर क्या है 58, फिर 60, तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां टर्म। तो मीडियन के लिए n प्लस 1/2th टर्म जो होगा वही इसका मीडियन होगा, तो n की वैल्यू क्या है 7 प्लस 1/2, तो इक्वल टू फोर्थ टर्म होगा वही इसका मीडियन, तो फोर्थ टर्म क्या है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 54, इसका मतलब 54 इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है और इसमें हमें उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये दिया है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद एक्स इसमें पुट करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4 माइनस 1/7, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये अगर इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 4x/2, और ये हो जाएगा -1 माइनस x/2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7x माइनस 4 माइनस 1/7, ये हो जाएगा, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा 4x, हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस x/2, ध्यान रहे इक्वल टू 4 दिया है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 1/4 माइनस 1/7, ये हो जाएगा 4x 1/7, अंदर हो जाएगा 4x और x 5x माइनस 1/2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 1/4 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/7, तो 5x माइनस 1/14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर इस तरफ इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, या अगर इस तरफ 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं और इस तरफ 2 से ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और इधर भी 28, तो एलसीएम सेम, तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49x माइनस 7, ये माइनस, ये हो जाएगा 10x माइनस 2, अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49x माइनस 7 माइनस 10x, और ये माइनस माइनस प्लस 2/28, ये हो जाएगा, ये 49 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 39x, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 2, ये हो जाएगा -5/28, और ये इक्वल टू 4 दिया है, तो ये हो जाएगा 39x माइनस 5, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर इंटू 28 इंटू 4 इज इक्वल टू 39x माइनस 5 इज इक्वल टू 112, implies that x is 39x इज इक्वल टू 117, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 117/39 3। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 आ गई तो इसमें पुट कर दीजिए, तो एक्सप्रेशन क्या है 5x माइनस 3, तो 5 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू
3 माइनस 1 तो ये 15, 12, ये 8, तो ये हो जाएगा 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 3/2। 3/2 इज द करेक्ट। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का फैक्टर नहीं है। तो हमें पता है कि जो भी नंबर हो इस प्रोडक्ट का फैक्टर होगा, वो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। मतलब ये नंबर उस नंबर से फुली डिविजिबल होगा। फुली डिविजिबल बोले या डिविजिबल बोले, ठीक है, बात एक ही हुआ। इसका मतलब जो भी नंबर इसका फैक्टर होगा वो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, और जो नहीं डिवाइड करेगा वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो देखते हैं कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर दे रहा है, कौन सा नहीं करेगा। इसमें पूछ रहा है विच इज नॉट अ फैक्टर, तो जो नहीं डिवाइड करेगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें हमारे पास देखते हैं कि कौन सा नहीं डिवाइड कर रहा है, वही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 264 इंटू 90 इंटू 60 इन 80। देख लेते हैं ऑप्शन एक चेक कर लेते हैं, तो 12 है। अब इसको देखते हैं, ये अगर इसको डिवाइड कर देगा तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा, जो नहीं करेगा वो आंसर करेक्ट होगा, नॉट लिखा है। तो 2 से करेंगे तो ये 6 बार में, और ये 2 से करेंगे तो ये 1, ये 132 बार में, फिर 2 से करेंगे तो ये 45, ये 3, और ये 15 बार में। तो इसका मतलब ये तो पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 12 इसका एक फैक्टर है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें जो नहीं है वो बताना है। बट अब 13 से चेक करते हैं, तो ये हो गया 264 इंटू 90 इंटू 16 80 13। 13 से देख लेते हैं, तो 13 से तो ये भी नहीं डिवाइड होगा, और ना 13 से ये होगा, ठीक है। अलग अलग ना ये 13 से डिवाइड होगा, ना ये होगा, और ना ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सिंगली ये भी नहीं डिवाइड होगा, और ये भी नहीं डिवाइड होगा, और ये भी नहीं डिवाइड होगा, एक बार इसका चेक कर लेते हैं। 1681, यहाँ पे 3 बचा, 38, 2 बार में कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 26, और +4, यहाँ पे 12, 120, और ये हो जाएगा अगर इसको 13 इंटू 9 करे तो ये 7, और 9, 13 इंटू 9, 92117। हाँ, तो ये फिर 9 से होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 120 बचा था, अब 3 बच जाएगा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये 30 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब 13 जो है, ये इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब इसका 13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दिया है कि ए एंड बी रिप्रेजेंट डिजिट, मतलब ए बी कोई डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है। बोला है कि ए को 5 से मल्टीप्लाई कराने पे ये आंसर आना चाहिए, 44, बी और 0। तो ए बी क्या होगा। तो हम इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर हमने पहला ऑप्शन लिया ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, अगर ए इज इक्वल टू 4 ले लिया और बी इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, ए 4, ये 4 इंटू 2, इंटू नहीं है, 4 है, 2 है, एंड 4 इंटू 5। तो ये करेंगे तो 0, 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20। तो ये तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे बी आना चाहिए, तो बी हमारा 2 है, 2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ 44 आना चाहिए, ये 21 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब ऐसे ही देख लेते हैं ऑप्शन, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 5 का देखते हैं ए, जो भी होना चाहिए इसमें 5 का ए से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 इंटू 5 45 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं। अब बचा ये ऑप्शन, तो देख लेते हैं। जैसे ये चेक कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 8 और बी इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा, 8, 9, और ये हो जाएगा 8 इंटू 5, ये हो जाएगा 0, 4, ये हो जाएगा 9, 4। ये ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ए बी ए इंटू 5 कराने पे ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, यहाँ बी आना चाहिए, और बी इज इक्वल टू 9 है। इसका मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके।
थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला है कि विच आर द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज नॉट, मतलब इसमें से कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अच्छा, जो ट्रू नहीं है उसी को टिक करना है। तो बोला है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। यस, कोई भी नंबर हमें दिया हो, जैसे 4, 415, 213, चाहे इवन हो, ऑड हो, इंटीजर कोई भी हो या प्राइम नंबर हो, अगर उसको, उसके जो फैक्टर होंगे हमेशा फाइनाइट ही होंगे। एक फैक्टर होगा या दो होगा, तीन होगा, जितने भी होंगे फाइनाइट होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये इसको नहीं टिक करेंगे। फिर दूसरा बोले एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू गिवन नंबर। यस, कोई भी नंबर है तो उसका जो फैक्टर होगा, फैक्टर मतलब उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो अगर वो जो डिवाइड करने वाला नंबर होगा या तो खुद ये होगा, नहीं तो इससे छोटा कोई नंबर डिवाइड करेगा। अगर इससे बड़ा आ गया जैसे 416, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका फैक्टर नहीं होगा, तो इस केस में रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू। सही बात है। अब देख लेते हैं ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। नहीं, ये बात गलत है। हमने अभी देखा कि कोई भी किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उसके बराबर होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब नॉट, ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब इसको हम टिक कर सकते हैं, तो ये सही है। अब चौथा, ये एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दैट नंबर। ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। सपोज दैट अगर हमारे पास कोई 45 नंबर दे दिया है और बोल रहा है यहाँ पे एवरी मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, यहाँ पे मल्टीपल बोला है, तो मल्टीप्लाई मैं किसी पॉजिटिव नंबर से भी करा सकता हूँ या किसी निगेटिव नंबर से भी करा सकता हूँ। ठीक, तो अगर पॉजिटिव करा दिया तो ये हो जाएगा 180, और निगेटिव करा दिया तो ये हो जाएगा -180। तो ये बोला इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दैट नंबर, ये बात तो गलत है। ये लेस भी हो सकता है। अगर 45 को -4 से करा दिया तो ये -180 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये अगर यहाँ पे बोल देता है एवरी मल्टीपल ऑफ, एवरी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ, एवरी पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव बोल देता तो ये स्टेटमेंट सही था कि जब भी किसी नंबर में अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, ये भी चौथा भी इसका आंसर हो सकता है। अगर ये स्टेटमेंट अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तब नहीं होगा। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, बट थर्ड तो एकदम श्योर है, होगा ही। बाकी मेरे हिसाब से इसका थर्ड आंसर एकदम ट्रू। ओके, थैंक यू।